प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा। कल अपन ने सह अभिलंब बिंदुओं के उत्केंद्र कोणों के गुणधर्म पढ़ लिए थे। क्या? हाँ, क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन की तरह भी है, थ्योरी की तरह भी है, पॉइंट भी है। अपन को याद भी रखना है कि सभी बिंदुओं के, सभी सह अभिलंब बिंदुओं के उत्केंद्र कोणों का जो योग होता है वो पाई का विषम गुणज होता है। और आपसे सिद्ध करवा ले तो सिद्ध भी कर देना, वो कहते सिद्ध करो, सवाल बना दे, सवाल कर देना। लिखो तो थोड़ी थोड़ी लिख दीजिए, स्टेटमेंट लिख दो केवल, है कि नहीं? नहीं, तो केवल गुणधर्म लिखो। कह रहा 1 नंबर में पूछ रहा है, मत कर दो, 7 नंबर में पूछ ले, कर दीजिए प्रूफ। कितने माल मिले वो बाप पर डिपेंड करे ना। अब जितने गुड डाले वो बते कि मिठो हुए, वो जितने नंबर दिए वो बते कि अपन करेंगे, है कि नहीं? तो वही दिल खुश हो गया ना, दिल खुश तेरा। चलो अब लिखो अगला सवाल, लिखो अगला सवाल। ये भी सवाल की तरह भी है और थ्योरी की तरह भी है। क्या लिखो? यदि दीर्घवृत्त के 3 बिंदु, यदि दीर्घवृत्त के 3 बिंदुओं के उत्केंद्र कोण, यदि दीर्घवृत्त के 3 बिंदुओं के उत्केंद्र कोण अल्फा कॉमा बीटा को तथा गामा है, अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा है, जिन पर खींचे गए अभिलंब, जिन पर खींचे गए अभिलंब संगामी हैं, जिन पर खींचे गए अभिलंब क्या है? संगामी हैं, जिन पर खींचे गए अभिलंब संगामी हैं, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो साइन, तो सिद्ध करो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा बराबर 0। तो सिद्ध करो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा बराबर 0। तो क्या बात अपने को सिद्ध करनी है? हमें सिद्ध करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। ये बात अपन को सिद्ध करनी है। अब सह अभिलंब बिंदु कितने होते हैं ये बताओ आप? 4 होते हैं। 4 में से 3 बिंदुओं के क्या दे दिए? उत्केंद्र कोण। चौथे का नहीं दिया, चौथे का अपन मान लेंगे डेल्टा, ठीक है ना? तो इसमें अपन लिखें यदि T1 बराबर हम क्या ले लें? अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2। जब हमने उत्केंद्र कोणों को φ1, φ2, φ3, φ4 माने थे, सह अभिलंब बिंदु देखो 4 बिंदुओं पर खींचे गए अभिलंब एक ही बिंदु से गुजरे तो उनको बोलते हैं सह अभिलंब बिंदु। और उनके उत्केंद्र कोण हमने क्या माने थे कल की क्लास में? φ1, φ2, φ3, φ4। यहां पर इसने φ1 की जगह क्या दे दिया? अल्फा। φ2 की जगह क्या दे दिया? बीटा। और φ3 की जगह पर क्या दे दिया? गामा। तो T1 बराबर क्या ले लिया? tan अल्फा बाई 2। T2 बराबर tan बीटा बाई 2 और T3 बराबर tan गामा बाई 2 और T4 हमारी तरफ से मान लेते हैं हम tan डेल्टा बाई 2। तो हम जानते हैं कि, तो यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, नहीं जानते हैं जब भी लिखेंगे। अब क्या जानते हैं अपन यहां पर? ये बात मैंने आपको बताई थी कल, सिग्मा T1 T2 बराबर क्या होता है? 0 बताई थी मैंने आपको। सिग्मा T1 T2 और T1 T2 T3 T4 दो चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है ना? सिग्मा T1 T2 बराबर 0 तथा T1 T2 T3 T4 -1। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, और कुछ याद हो ना हो सह अभिलंब बिंदु के बारे में, 2 डाटा अपन को याद होने चाहिए। क्यों होते हैं इसका डेरिवेशन मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं, ठीक है ना? जिन्होंने क्लास नहीं ली है, कल की एब्सेंट थे, वो कल का लेक्चर देख सकते हैं, कल का वीडियो देख सकते हैं, तो उनको वो बात समझ में आ जाएगी। तो यहां पर सिग्मा T1 T2 बराबर कितना है? 0। और T1 T2 T3 T4 का मान किसके बराबर है? -1 के बराबर है। अब इससे कैसे कैसे पार पड़ेगी? ये सिग्मा T1 T2 का मतलब क्या होता है? 2 2 के जोड़े। अब 2 2 के जोड़े कैसे कैसे बनते हैं?
पहले T1 के साथ बनाओ दो दो के जोड़े, कितने बनते हैं? 6 बनाए थे मैंने। T1 के साथ T2 बन सकता है, T1 के साथ T3 बन सकता है, T1 T4 बन सकता है। अब T1 के साथ बना दिए, अब T2 के साथ T2 T3 और T2 T4। अब T3 के साथ T3 T4 बराबर क्या कर दिया? 0। कोई दिक्कत है? जल्दी आएगा भाई साहब, तू डेली लेट आता है? अब इसमें ये जो T4 वाले पद हैं, ये जो T4 वाले पद हैं, इनको ले जाता हूं मैं बराबर में। T4 वाले पदों को कहां ले जाऊं? बराबर में। इधर क्या रह जाएगा? ये T1 T2, फिर लिख देता हूं T2 T3 और प्लस इसको लिख देते हैं T3 T1। एक साइकिल सा बना देते हैं, साइकिल सा क्रम बन जाए, 1 2 2 3 3 1। आई बात समझ में? क्या नाम भाई साहब आपका? हनेंद्र है? घनेन्द्र, गए घड़ी वाला घनेन्द्र, घनानंद की तरह। T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T4 T3 T1 बराबर। अभी T4 वाले जो मान है इनको ले गए अपन बराबर में, माइनस में चल जाएंगे सबके सब, और माइनस का T4 क्या ले लें? कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या रह गया? T1 प्लस T2 प्लस T3। ब्रैकेट में क्या रह गया? T1 प्लस T2 प्लस T3 बच गया अपने पास। कोई दिक्कत किसी को? अब ये जब अपने पास में बच गया तो अब इसमें करना क्या है? T4 का मान लगाना है अपन को। T4 का मान यहां से लगा दूं, T1 T2 T3 T4 बराबर -1 है, तो T4 का मान क्या लगेगा? -1 बटे T1 T2 T3, और माइनस तो आ गई है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां से ये कहानी हमारे पास आएगी T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 बराबर क्या हो जाएगा? ये T1 प्लस T2 प्लस T3, इसका मान लगाएंगे माइनस तो प्लस हो गया, 1/T1 T2 T3, तो बटे में आएगा T1 T2 T3। सही है ये बात? अब इसका अलग अलग क्या दे देंगे? भाग। तो ये हो जाएगा T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1। अब T1 T2 T3 का भाग किस में देंगे? T1 में। T1 कट जाएगा, 1/ में क्या आएगा? T2 T3, और T2 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/T1 T3, और T3 में भाग देंगे तो 1/T1 T2। यहां तक बात समझ में आई अपन को? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक नोट करो जल्दी से, पहले तो फुर्ती से सारी चीजों को यहां तक नोट कर दीजिए। हाँ, टेस्ट चालू करेंगे तुम्हारे अब अगले संडे से। ये संडे तो आ गया, अगले संडे से आपका टेस्ट चालू करेंगे, एक एक पेपर का, एक एक यूनिट का। किताब नहीं, पहले तो एक एक यूनिट का लेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? हाँ, अब देखो इधर देखो, जरूर नहीं जिसको पास होना हो इसी साल वो टेस्ट दे सकता है, और अगले साल पास होना वो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, तो ये अपने पास सिस्टम आ गया। अब सुनो, इधर से आ गया, अब इनको इधर लाते हैं। अब इनके जोड़े है ना सही सही बनाने हैं। जोड़े कैसे सही सही बनाने हैं? T1 T2 के साथ T1 T2 वाले को लिखना है, T2 T3 वाले को T2 T3 वाले संग लिखना है। तो इनको इधर लाए अपन, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, T1 T2 माइनस 1/T1 T2, इसके साथ इसका मिलान करवा दिया, और T2 T3 माइनस T2 T3 प्लस हो जाएगा T2 T3, और माइनस क्या हो जाएगा? 1/T2 T3, T2 T3 माइनस 1/T2 T3। ये क्या है? T3 T1 माइनस 1/T3 T1 बराबर कितना है? 0। अब ये इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं, केवल सिग्मा T1 T2 माइनस 1/T1 T2, एक टर्म लिख दिया और बराबर क्या कर दिया? 0। इसका मतलब यही है। अब मतलब ये एक पद है। अब सिग्मा का मतलब कैसे? यहां इसमें क्रम है 1 2 3, अगले में क्या हो जाएगा? 1 की जगह 2, और 2 की जगह 3, और 3 की जगह क्या हो जाएगा? 1, अगर है तो उल्टा, तो ये आ जाएगा। फिर इसमें 2 की जगह हो जाएगा 3, और 3 की जगह हो जाएगा 1, तो अगला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब ये जो सिस्टम आपके पास आ गया, नीचे वाला लाइन तो अपने लिखी ली थी। अब इसमें T1 का और T2 का क्या लगा दें? मान, क्योंकि अब इसमें त्रिकोणमिति लगेगी, तो सब में अलग अलग हल करने के बजाय एक में कर लेते हैं, फिर उसी क्रम को अपन सब में पकड़ लेंगे। क्या आएगा क्रम?
अब देखो इसमें T1 किसको माना था, T1 tan अल्फा बाई 2 को, तो ये हो गया tan अल्फा बाई 2। tan अल्फा बाई 2 बोले तो sin अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2। T2 का मतलब क्या है, tan बीटा बाई 2। T2 का मतलब क्या था, tan बीटा बाई 2, तो ये हो गया sin बीटा बाई 2 बटे cos बीटा बाई 2 माइनस 1/T1 T2। ये हो जाएगा, बटे में tan लगा तो क्या हो जाएगा, cot बन जाएगा, और cot का मतलब क्या है, cos अल्फा बाई 2 बटे sin अल्फा बाई 2, और ये हो गया cos बीटा बाई 2 बटे sin बीटा बाई 2 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को हो तो बताओ, नहीं है। अब इसमें क्या करें, एलसीएम ले लें। कौन सा सीएम ले लें, कितना आ जाएगा, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2, आगे पीछे मिलाकर लिख दिए गुणा में सब। अब इसका भाग इसमें देंगे, cos cos कर देंगे, sin बचेंगे, ऊपर आएगा sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 का स्क्वायर, और ये डब्बा बंद, बराबर कितना आएगा, 0। बात समझ में आ रही है सबको, यहां तक कोई तकलीफ किसी को, पहुंचो जाओ जल्दी से यहां तक, जल्दी से यहां तक लिख दो फटाफट से। अब देखिए साहब, इसमें आगे कौन सी गणित लगेगी, उस गणित को अपन समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसमें त्रिकोणमिति चल रही है पूरी आपकी। अब इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री अपने को लगानी है, उस चीज को अपन देखें। एक काम तो मैंने ये किया कि नीचे है ना 2 से गुणा तो इसमें कर दिया, और 2 से गुणा इसमें कर दिया, ताकि ये क्या बन जाएंगे, फॉर्मूले। तो नीचे किससे गुणा हो गया, 4 से, तो 4 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, बाहर निकाल दिया मैंने वो 4। और इनमें से ना माइनस क्या ले लूं, कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 और सिग्मा। अब ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो पहले क्या आएगा, ए माइनस बी, तो ए का काम कौन करेगा, ये प्लस वाला, और बी का काम ये करेगा माइनस वाला। ये समझ में आ रहा है ना, ये प्लस और ये माइनस क्यों है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी में क्या आएगा, cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2। अब cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2, वो सूत्र बन गया cos अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 का, cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2, cos a cos b माइनस sin a sin b का फील आ रहा है। a की जगह पर कौन आ रहा है, अल्फा बाई 2, b की जगह कौन आ रहा है, बीटा बाई 2, इसका सूत्र बन गया। और a प्लस b करेंगे तो cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 प्लस आएगा sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2, वो सूत्र बन गया cos a माइनस b का, cos अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, इसलिए माइनस क्या लेना पड़ा, कॉमन। और बटे में क्या हो गया, ये बटे में हो गया साइन, ये 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा का सूत्र है, और ये किसका सूत्र है, sin बीटा का, ये हो गया sin अल्फा sin बीटा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बराबर क्या चल रहा है, 0 है कि नहीं। अब इसमें एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, 4 है ना 4, इसमें से 2 तो बाहर रख दिए, 2 भीतर ले गए, 2 दूनी 4, तो ये बन गया 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का सूत्र पढ़ा है बचपन में आपने 11वीं क्लास में। 2 cos a cos b का सूत्र होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। 2 cos a cos b का सूत्र क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। यहाँ a का काम कौन कर रहा है, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, और b का काम कौन कर रहा है, अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, बराबर -2 सिग्मा। अजय भैया पढ़ ले, ठीक है ना, बढ़िया रहेगा सेहत के लिए। 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b करें अपन, a प्लस b, इसको और इसको जोड़ें तो बीटा बाई 2 से बीटा बाई 2 कट जाएगा, आधा अल्फा और आधा अल्फा पूरा अल्फा, तो cos a प्लस b कितना हो जाएगा, cos अल्फा प्लस cos a माइनस b, इसमें से इसको घटाएंगे
तो अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 कट जाएगा, बीटा बाई 2 जुड़ जाएंगे, तो कॉस बीटा ये हमारे पास आएगा। बटे में क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा ये है। अब इसमें एक काम और कर दिया मैंने, साइन गामा से ऊपर गुणा कर दिया और साइन गामा से नीचे गुणा कर दिया, और बराबर कितना डाल रहा है, 0। कोई दिक्कत किसी को? नीचे वाली लाइन अपन ने लिखी ली, इसको अपन हटा देते हैं। अब इसमें देखो माइनस का 2 तो किस में चला जाएगा, 0 में। माइनस का 2 किस में चला जाएगा, 0 में। अब ये कितने पद हैं, 3 पद कैसे होते हैं, देखो ये पहला पद तो ऐसे कैसे लिख दो, अपन उसको पूरा खोल के लिखते हैं। अब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन गामा वटे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, प्लस अगले में क्या होगा, अगले में अपना क्रम ये चलता है, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा और गामा के बाद फिर अल्फा। तो अल्फा का क्या हो जाएगा, बीटा कॉस बीटा, बीटा का हो जाएगा अल्फा, बीटा की बात हो जाएगा, अपन को 3 का ही साइकिल बनाना है, डेल्टा तो अपन ने हटा दिया ना मान लगा करके, तो बीटा के बाद क्या आ जाएगा, गामा, और ये गामा का क्या हो जाएगा अगला, अल्फा। और नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, वापस यही आएगा, तो नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब इसमें एक और टर्म और आएगी, ये हो जाएगी यहां पर गामा, ये हो जाएगा अल्फा, कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा, और ये अल्फा का क्या हो जाएगा, बीटा साइन बीटा, और बटे में तो यही रहेगा साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा बराबर 0। अब ये तीनों हल करने पड़ते, तो अपन ने एक हल कर लिया और एक से ही तीनों लिख दिए। बात समझ में आई सबको? ये सिग्मा का फायदा है। तो यहां तक पहुंचो जल्दी से, अब खटाखट जल्दी से लिख दो यहां तक। देख नीचे वाली स्टेप में उसने ये वाली माइनस का 2 तो किस में गया, 0 में। पहले ये लिख दिया ऐसे कैसे ही। अब या को क्रम बनाना है अपन को, ऐसे अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा। यहां में एक एक बढ़ा, हर एंगल को एक एक बढ़ा दो आगे। ये अल्फा है तो इसका क्या हो गया, बीटा। ये बीटा है तो बीटा का क्या हो गया, गामा। और ये गामा है तो इसका क्या हो गया, अल्फा। नीचे फर्क पड़ा नहीं। आई बात समझ में? हाँ भाई जाटा। और फिर ऐसे इसमें बढ़ा दी एक एक सारे एंगल। ठीक है। अब नीचे का मामला तो सब में समान है, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से सबको गुणा करने पर क्या कर देंगे, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से सबको गुणा करने पर तो बटे के सारे मान सब में से कट जाएंगे। तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से सबको गुणा कर देंगे तो बटे के मान सब में से कट जाएंगे। बटे के मान सब में से काट दो भाई, बटे के मान सब में से काट देंगे तो क्या हो गया, यहां पर क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन गामा। ये तो कट गया बगल का, तो नीचे का, तो यहां पे क्या बचेगा, कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इंटू साइन अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 0। अब ये सारे ब्रैकेट क्या कर देने, गुणा, और गुणा करके इनकी सेटिंग करनी है ना। हाँ जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, हाँ ये दूसरी सेटिंग है। अब देखो ये कैसे करनी है अपन को। यहां पर सबसे पहले अपन को देखना है साइन अल्फा के साथ ये लिख दिया कॉस बीटा, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस। अब अल्फा बीटा और कहां आएंगे, अल्फा बीटा एक ये दोनों गुणा होंगे तब आएंगे, तो प्लस लिख दिया मैंने कॉस अल्फा साइन बीटा। इससे क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। अब बीटा गामा पकड़ते हैं, बीटा गामा, तो बीटा गामा में एक तो ये पकड़ लिया पहले साइन बीटा कॉस गामा, और बीटा गामा एक ये आ जाएगा कॉस बीटा साइन गामा। हाँ प्लस अब कौन कौन बचे, साइन अल्फा कॉस गामा, एक तो इन दोनों का बच गया, प्लस साइन गामा कॉस अल्फा साइन गामा। हो गए सारे टर्म, बच गई कोई, सारे हो गए। ये किसका सूत्र बन गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये किसका सूत्र बन गया, साइन बीटा प्लस गामा, और ये साइन अल्फा प्लस गामा।
अल्फा प्लस गामा बोलो या गामा प्लस अल्फा बोलो, ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है ना। प्लस क्या हो गया, साइन गामा प्लस अल्फा बराबर 0। यही बात उसने सिद्ध करवाई थी, ये कि यही बात उसने सिद्ध करवाई थी, ठीक है ना। कर दो फटाफट से, ये प्रश्न काम आता है परीक्षा में पूछने के, ठीक है ना। तो 3 बिंदु अगर दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त पर मौजूद हैं, जिनके उत्केंद्र कोण अल्फा बीटा और गामा हैं, और उन पर खींचे गए अभिलंब संगामी हैं, कनकरंट हैं, एक ही बिंदु से गुजरते हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो ये चीज हमारे पास में निकल करके आएगी, ये बात हमारे पास हो जाएगी, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। यूनिट बड़ी बड़ी रही, जब तक हमको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। लोग वाग आधो भी नहीं पढ़ा इनमें से, ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये चीज तुम कॉपी उठा के देखना दूसरी जगह के लोगों की, जो तुम्हारी कॉपी भरेगी, जो तुम्हारी कॉपी में चीज होगी ना, उनकी आधी भी चीज नहीं होगी। पहली बात तो प्रश्नावली आधी होंगी, एक यूनिट में 2 प्रश्नावली है, तो एक ही प्रश्नावली पढ़ाएंगे, है कि नहीं, और एक प्रश्नावली में भी आधी चीज छोड़ देंगे, और छोरा राजी हो जाए, अरे आप गुरुजी ने यार कोर्स जल्दी करा दियो, और पैसा साहब 2000 लिए, अरे एक पेपर के बाबरी संतान हो गई, आ गई बात समझ में। चलो अब लिखो अगला प्रश्न, अगली हेडिंग डालो, चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र। अगली हेडिंग क्या डालनी है, चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र। चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र। चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र। प्लीज डोंट आवाज, क्या लिखना है हमें, चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र। देखो भाई साहब मतलब क्या है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। राहुल ठीक है ना, सौरभ सही है ना, नाम याद कर रहा हूं भाई साहब, मैं तुम्हारे नाम याद हो गए, इनके नाम भूल जाऊं क्यों भाई जोगी जी, हाँ याद को ले तो करूंगा। तेरा ध्यान भाई साहब दूसरी जगह है। ये हमारे पास क्या है, दीर्घवृत्त है, ये क्या है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त ऐसा होता है अंडे जैसा, कभी भी किसी का मन हो तो बना लेना ये। अच्छा अब ये कह रहा है कि इस पर 4 बिंदु होते हैं, दीर्घवृत्त पर 4 बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर अगर अभिलंब खींचें तो वो एक ही बिंदु से गुजरते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु यहां पर है P, यहां पर अपन ने ये क्या खींचा, स्पर्श रेखा, और इस पर क्या खींचे, अभिलंब, तो यहां से गुजरा ये। एक बिंदु मान लो यहां लिए बनाया Q, इस पर अगर स्पर्श रेखा खींची तो ये आई, और ये भी इससे गुजरी। ये जो स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा होती है ना भाई साहब, इसको अभिलंब कहते हैं। बात को समझना, जो नए बच्चे हैं, पुरानों को तो पता है अभिलंब क्या होता है, ठीक है ना। अभिलंब क्या होता है, स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा। और यहां पर मान लो एक बिंदु यहां है, ये एक बिंदु ये है R, इस पर अभिलंब खींचेंगे तो वो भी यहां से गुजरता है। एक अभिलंब यहां है, इस पर ये भी कहां से गुजरता है, यहां से। तो ये 4 बिंदु हैं P, Q, R, S, इन चारों बिंदुओं पर खींचे गए अभिलंब एक ही बिंदु से क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो इन चारों बिंदुओं को क्या बोलते हैं, सह अभिलंब बिंदु। ये जो बिंदु P है, Q है, R है, S है, ये क्या कहलाते हैं, सह अभिलंब बिंदु। अंग्रेजी में बोले तो को नॉर्मल पॉइंट। क्या कहलाते हैं ये, को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, को नॉर्मल। हमसे कहा गया ये चारों के चारों बिंदु
एक दूसरे कर्व पर स्थित होते हैं। एक दूसरा कोई वक्र होता है जो इन चारों बिंदुओं से होकर के गुजरता है। मान लो वो वक्र कुछ इस तरह से है, ये वक्र है जो इन चारों बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है। इस वक्र का क्या चाहिए हमें? समीकरण चाहिए। ये चारों के चारों बिंदु दीर्घवृत्त के अलावा जिस वक्र पर मौजूद होते हैं, जिस वक्र पर स्थित होते हैं, उस वक्र का क्या बताओ? समीकरण बताओ, ऐसा ये कह रहा है कि नहीं? तो देखो, किसी भी जब वक्र का समीकरण निकालना हो तो उस पर किसी एक बिंदु को मान लेते हैं। हमने ये मान लिया कि मान लो बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? h, k। और ये जो गिवन बिंदु है, ये इस बिंदु को A मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1, y1। ये दिया गया बिंदु है, ठीक है। दिया गया बिंदु कौन सा है? कि बिंदु A से क्या खींचे गए? अभिलंब। बिंदु A से क्या खींचे गए? अभिलंब। या दीर्घवृत्त पर 4 बिंदु हैं, सहअभिलंब बिंदु, उनसे खींचे गए अभिलंब किससे गुजरते हैं? A से, x1, y1 से। या x1, y1 से गुजरने वाले अभिलंब कितने हैं? 4। तो ये जो P, Q, R, S, ये क्या कहलाते हैं? अभिलंब के पाद। P, Q, R, S को क्या बोलते हैं? अभिलंब के पाद, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अंग्रेजी में बात करें तो क्या बोलेंगे इनको? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये कहलाते हैं अभिलंब के पाद। तो इनका अब मुझे, अगर मैं h को, मतलब सीधी सी बात यह है, इस वक्र का समीकरण निकालने का मतलब यह है कि h, k का क्या निकाल लो? बिंदु पथ। h, k का क्या निकाल लें? बिंदु पथ, लोकस। तो h, k का जो बिंदु पथ होगा, मतलब ये इन सबका नेता बना दिया अपन ने, P, Q, R, S का। अब जैसे क्या होती है, अपन खीर बनाते हैं, तो खीर में ऐसे तो नहीं, जब चावल से जो, जब एक एक चावल को निकाल कर देखें सीजगो का, पहले चावल निकालो सीजगो का, फिर दूसरा निकालो सीजगो का, एक एक को थोड़ी टेस्ट करें अपन। एक चावल निकाल कर देख लें सीजगो का और मान लें पूरे सीज गई, मतलब बाकों का ले लें अपन बिंदु पथ। उसमें भी कौन सा कंसेप्ट लगता है? बिंदु पथ लगता है, उसको कहते हैं बिंदु पथ, लोकस। एक से पता लगा दिया, है कि नहीं? अब ऐसे अपन ने P किस कर्व पर मौजूद है ये पता कर लो, मतलब P का क्या निकाल लो? बिंदु पथ। तो वो R के लिए भी, R भी वैसा ही काम करेगा, Q भी वैसा ही काम करेगा, और S भी ऐसा ही काम करेगा। तो पहले लिखते हैं अपन बिंदु दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का समीकरण कितना होता है? x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। के बिंदु P, h, k पर अभिलंब का समीकरण। अब इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण लिख सकते हैं अपन। दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण लिखने का सूत्र बताया था मैंने, नॉर्म a² x बटे x1 माइनस b² y बटे y1 बराबर a² माइनस b²। यहां पर अपन को h, k पर लिख रहे हैं, तो x1 की जगह कौन आएगा? h, और y1 की जगह कौन आएगा? k। बात समझ में आ रही है सबको? ये सूत्र है, जो नए बच्चे हैं वो इस सूत्र को याद कर लो, ठीक है ना? यहां पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? a² x बटे h माइनस b² y बटे k बराबर a² माइनस b²। बात समझ में आ गई सबको ये, ठीक है ना? तो ये अभिलंब का क्या हो गया? समीकरण, a² x बटे h माइनस b² y बटे k बराबर a² माइनस b²। अब ये जो अभिलंब है ये कहां से गुजरता है? बिंदु x1, y1 से। और जब भी कोई वक्र किसी बिंदु से गुजरता है तो वह बिंदु उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो लिख देंगे यहां पर, चूंकि यह वक्र, चूंकि यह अभिलंब बिंदु x1, y1 से क्या करता है? गुजरता है। गुजरता है तो इसको क्या करेगा? संतुष्ट करा दो, संतुष्ट। a² x बटे x1 माइनस, गलत 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 गलत, संतुष्ट कहां कराएंगे? x और y की जगह पर। तो a² x की जगह x1 बटे h, b² y1 बटे k बराबर a² माइनस b²। अब अपन ये अटे बटे खत्म कर दें और h k से क्या कर दो? गुणा, इसमें h कट जाएगा, a² x1 k माइनस b² y1 h बराबर a² माइनस b² इंटू h k। अब h, k का क्या लेने पर? बिंदु पथ, टेकिंग लोकस ऑफ h, k। बिंदु पथ कैसे लेते हैं ये मैंने बताया था आपको। h की जगह पर क्या लिख देंगे? x, और k की जगह पर क्या लिख देंगे? y। बिंदु पथ लेने के लिए h के स्थान पर तो x लिख देंगे और k की जगह पर y लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? a² x1 y माइनस b² y1 x
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई। ये सूत्र अपने को डायरेक्ट याद रखना है। ये उस वक्र का समीकरण आ गया। कौन से वक्र का समीकरण आ गया? जिस पर चारों सह अभिलंब बिंदु मौजूद होते हैं, या जिस पर बिंदु कैपिटल ए x1, y1 से खींचे गए चारों अभिलंबों के पाद जिस वक्र पर मौजूद होते हैं, उस वक्र का समीकरण हमारे पास ये होगा। आ गई बात समझ में? लिख दो जल्दी से। चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाले वक्र का समीकरण हो गया ये। तो चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाले वक्र का समीकरण कितना है साहब? जल्दी से इसको छाप दें आप, रफ कर दें इनको। चलिए अब देखो, अब एक बहुत गजब का टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, वो बहुत ही काम का है। इन सारी चीजों को, इन थ्योरी के पॉइंट्स को ना अच्छे से पढ़ना हो, कि अब एग्जाम्पल शुरू होंगे आपके, तो एग्जाम्पल्स प्रश्न तभी समझ में आएंगे जब सूत्र सारे के सारे अपन को अच्छे से याद होंगे। और सूत्र अगर ध्यान नहीं हुए तो सब मामला गड़बड़ी गड़बड़ है। हाँ ठीक है ना। अब हेडिंग डालो ध्रुव एवं ध्रुवी। क्या हेडिंग डालेंगे? ध्रुव एवं ध्रुवी। हेडिंग डालिए ध्रुव एवं ध्रुवी। ध्रुव को बोलते हैं पोल और ध्रुवी को बोलते हैं पोलर। पोल एंड पोलर। हेडिंग डालनी है हमको ध्रुव एवं ध्रुवी, पोल एंड पोलर। क्या लिखना है? पोल एंड पोलर, ध्रुव एवं ध्रुवी। इसमें लिखिए आप, किसी स्थिर बिंदु से जाने वाली, इसमें लिखिएगा किसी स्थिर बिंदु से जाने वाली दीर्घवृत्त की किसी जीवा, किसी स्थिर बिंदु से जाने वाली दीर्घवृत्त की किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। शीतल तुम किताब में अंडरलाइन कर लेना इंग्लिश मीडियम की डेफिनेशन को, ठीक है ना बेटा? आवाज आ रही है शीतल? ठीक है ना। किताब में अंडरलाइन इंग्लिश परिभाषा जो इंग्लिश मीडियम में लिखनी हो तो किताब में अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? हाँ, तो क्या लिखा अपन ने सभी लोगों ने भाई? किसी स्थिर बिंदु से जाने वाली दीर्घवृत्त की किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के, किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के बिंदु पथ को, स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के बिंदु पथ को, प्रतिच्छेद बिंदु के बिंदु पथ को दीर्घवृत्त के सापेक्ष, दीर्घवृत्त के सापेक्ष उस बिंदु की ध्रुवी कहते हैं। दीर्घवृत्त के सापेक्ष उस बिंदु की ध्रुवी कहते हैं। दीर्घवृत्त के सापेक्ष उस बिंदु की ध्रुवी कहते हैं तथा उस स्थिर बिंदु को ध्रुव कहते हैं, तथा उस स्थिर बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और जो वो स्थिर पॉइंट है, जो स्टेबल पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं? ध्रुव। तथा उस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। देखो इस बात को जरा ध्यान से अपन लोग समझें, क्या ये कहना चाह रहा है, इसकी ज्योमेट्री क्या है। ध्रुव और ध्रुवी का जो कंसेप्ट है, ये क्या कंसेप्ट है? ये हमारे पास मान लीजिए कोई एलिप्स है, कोई क्या है? एलिप्स। मान लो यहां कोई बिंदु है P, ये कोई बिंदु है P, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1, y1। इसकी ध्रुवी क्या होगी समझना बेटा, ध्यान से समझ इधर। इस बिंदु से कोई भी इसकी छेदन रेखा खींच दो। क्या खींच दो? छेदन रेखा।
छेदन रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंड लाइन। छेदन रेखा का मतलब है जो इसको दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काटे। इस बिंदु P से दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली क्या खींचो, एक लाइन। एक लाइन खींची हमने, ये खींच दी साहब। ये दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। मान लो ये बिंदु R पर काटती है और बिंदु S पर काटती है। तो ये बिंदु P से गुजरने वाली जीवा हो गई एक तरह से। किताब वाले ने इसको क्या बोला है, बिंदु P से गुजरने वाली कोई जीवा, किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली जीवा। अब इस जीवा के सिरों पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। इस जीवा के सिरों पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। जीवा के जो सिरे हैं ये R और S, R पर एक स्पर्श रेखा खींचे और S पर एक क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचे। इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये Q, इसका बिंदु पथ। अब मतलब ऐसे जो बिंदु Q है ना, ये बहुत सारे बिंदु आएंगे। ये तो मैंने अभी एक ही छेदन रेखा खींची है, ऐसे ही मान लो और छेदन रेखा खींच दी, ये खींच दी एक छेदन रेखा। इनके प्रतिच्छेद बिंदु ये रहे। अब इस पर भी क्या खींचे, स्पर्श रेखा। एक इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं यूं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये आया। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे ये। और ये सारे के सारे प्रतिच्छेद बिंदु जो हैं, ये सारे के सारे प्रतिच्छेद बिंदु जो हैं, ये जो मैंने डॉट 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 करके बनाए, ये सारे वो बिंदु बनाए जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं। ये इस बिंदु से कोई भी अपन इसकी छेदन रेखा खींचेंगे और उस छेदन रेखा के सिरों पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं। तो उनके स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु इस रेखा पर ही आएंगे। ये स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का क्या है, बिंदु पथ। इस रेखा को, इस डॉट डॉट वाली रेखा को, इस रेखा को ही किस नाम से जाना जाता है, ध्रुवी के नाम से जाना जाता है। इसको पोलर के नाम से जाना जाता है। और ये जो पॉइंट है जहां से ये खींची गई है, इसको कहते हैं ध्रुव। इस पॉइंट को, इस ध्रुवी का क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको ये ध्रुव के निर्देशांक दे दिए। ध्रुव के निर्देशांक कितने दे दिए आपको, x1, y1। तो ध्रुवी का जो समीकरण आपको याद करना है कि ध्रुवी का समीकरण कितना होगा। ध्रुवी का समीकरण होगा x1 बटे a स्क्वायर प्लस y1 बटे b स्क्वायर बराबर 1। बोले तो t बराबर 0। देखो तीन चीजें होती है, एक तो होती है स्पर्श रेखा, एक होती है स्पर्श जीवा और एक होती है ध्रुवी। तीनों का समीकरण एक ही होता है, टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पोलर। तीनों का समीकरण एक ही होता है, t बराबर 0। ठीक है ना। स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं तब भी अपन t बराबर 0 बोलते हैं। फर्क क्या है, बिंदु कहां पर है। बिंदु अगर ये दीर्घवृत्त पर है तो t बराबर 0 से क्या आता है, बिंदु दीर्घवृत्त पर है तो t बराबर 0 से क्या आती है, स्पर्श रेखा आती है। ठीक है ना। मतलब स्पर्श, अगर बिंदु दीर्घवृत्त पर तो स्पर्श रेखा ही उसकी क्या होती है, ध्रुवी होती है। बिंदु अगर कहां पर है, दीर्घवृत्त पर है तो स्पर्श रेखा ही क्या होती है, ध्रुवी होती है, यूं कह सकते हो। ठीक है ना। और बिंदु अगर दीर्घवृत्त के क्या है, बाहर है, तो इससे जो समीकरण था वो किसका आता है, स्पर्श जीवा का। मतलब बिंदु अगर दीर्घवृत्त के बाहर है तो जो स्पर्श जीवा होती है वो ही उसकी क्या होती है, ध्रुवी होती है। और बिंदु अगर दीर्घवृत्त के अंदर है तो इससे क्या आता है, ध्रुवी का समीकरण आता ही आता है। ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान दें, दीर्घवृत्त के अंदर, चाहे दीर्घवृत्त के अंदर देखें, चाहे हम परवलय के अंदर देखें, चाहे हम अति परवलय में देखें, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श जीवा का समीकरण और ध्रुवी का समीकरण क्या होता है, t बराबर 0 होता है। आ गई बात समझ में। लिख दो फटाफट से, जल्दी से लिख दो। हाँ, तो ये स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु था, ये Q, इस Q का बिंदु पथ ही तो लिया है, डॉट डॉट वाला लाइन। हाँ, ये बिंदु पथ है ना। ऐसे बहुत सारे बिंदु आ रहे हैं ना, जैसे यहां से एक छेदक रेखा ये खींची, इसके सिरों पर स्पर्श रेखा ये खींची, इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये आया। तो बहुत सारे प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे। इन सब प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाला जो कर्व है वही तो स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ है, और उसी को क्या कहते हैं अपन, ध्रुवी कहते हैं। हाँ, मतलब बिंदु पथ का मतलब क्या होता है, दी गई शर्तों के अनुसार जो भी बिंदु होते हैं उन सारे बिंदुओं को मिलाने वाला पथ क्या कहलाता है, बिंदु पथ कहलाता है। तो यहां पर दी गई शर्त को सेटिस्फाई करने वाला पथ कौन सा है, डॉट 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 वाली लाइन है। तो ये डॉट डॉट वाली लाइन ही क्या है, बिंदु पथ है। किसका, स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का, जो जीवा के सिरों पर खींची गई है। कौन सी जीवा के सिरों पर, P से गुजरने वाली।
जल्दी से आप इसको बना दें। हेडिंग डालो आप, सरल रेखा का के ध्रुव के निर्देशांक ज्ञात करना। हेडिंग डालो, ध्रुव के निर्देशांक ज्ञात करना। ध्रुव के क्या ज्ञात करना? निर्देशांक। मान लो आपको ध्रुवी का समीकरण दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसके ध्रुव के क्या बताइए? निर्देशांक बताइए। तो ध्रुव के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे वो अपन सीख लेते हैं। ध्रुव के निर्देशांक ज्ञात करना। हेडिंग क्या डालनी है? ध्रुव के निर्देशांक ज्ञात करना। समझो ध्यान से, मान लो आपको एलिप्स का समीकरण दे दिया। काय का समीकरण दे दिया? एलिप्स का। क्या समीकरण दे दिया एलिप्स का? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। और पोलर दे दी आपको, ध्रुवी के निर्देशांक। ध्रुवी का क्या दे दिया? समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई। रेखा ही होती है ध्रुवी। ध्रुवी क्या होती है? रेखा ही तो होती है, एक रेखा ही तो होगी। अब एक विशेष प्रकार की रेखा क्या होगी? ध्रुवी। अब ये कौन से बिंदु के लिए ध्रुवी है, इसका ध्रुव पता करना है, इसका ध्रुव कौन है क्या नहीं? तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ध्रुवी का समीकरण दे दिया। तो ध्रुव के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान से सीखो भाई साहब। हमने मान लेंगे माना ध्रुव कौन है? x1 y1 है। अब ध्रुव x1 y1 है तो ध्रुवी का समीकरण क्या होता है? अगर ध्रुव के निर्देशांक मान ली हमने, इसका ध्रुव x1 y1 है, तो ध्रुवी का समीकरण तो ये होता है x x1 बटे ए स्क्वायर y y1 बटे बी स्क्वायर बराबर 1। और 1 को इधर ले आए तो -1 बराबर 0। समीकरण नंबर 3। ये तो हम जानते हैं कि इस बिंदु की ध्रुवी ये होती है, और सवाल वाला यूं कह रहा है कि यह बिंदु की ध्रुवी ये है। मतलब यह समीकरण और यह समीकरण एक ही रेखा के हैं। मतलब ये दोनों समीकरण एक ही रेखा के हैं। तो मतलब ये हुआ समीकरण 2 व 3 एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, और किताब वाले के हिसाब से 2 है। समीकरण 2 व समीकरण 3 एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। और मैंने इसका एक नोट डलवाया था कि जब दो समीकरण एक ही वक्र को निरूपित करें तो गुणांकों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। इसमें जो x का गुणांक है और इसमें जो x का गुणांक है उनका अनुपात, इसमें जो y का गुणांक और इसमें जो y का गुणांक है उनका अनुपात, और इसमें जो कांस्टेंट और इसमें जो कांस्टेंट है उनका अनुपात क्या आएगा? समान। अब इसमें x का गुणांक कितना है? इसमें x का गुणांक x बटे ए स्क्वायर, x1 बटे ए स्क्वायर। x का गुणांक चाहिए ना, x1 बटे ए स्क्वायर बटे इसमें x का गुणांक l बराबर कितना आ जाएगा? y1 बटे बी स्क्वायर बटे m, और इसमें कांस्टेंट -1 और इसमें n। अब ये बटे का ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, l कहां चल जाएगा? ऊपर। ये मैन बटाई या l के बटे में 1 है क्या नहीं? या ऊपर नहीं जाएगा तो ए स्क्वायर नीचे आएगा। ये हो गया x1 बटे ए स्क्वायर l, ये हो गया y1 बटे बी स्क्वायर m बराबर -1 बटे n। समझ में आई बात? अब पहले से और अंतिम से ये चला गया ऊपर। x1 का मान कितना आ गया? -a स्क्वायर l बटे n, और इन दोनों से y1 बराबर क्या आ गया? तो ध्रुव के निर्देशांक क्या हो गए भाई? -a स्क्वायर l बटे n कॉमा -b स्क्वायर m बटे n। इस तरह से ध्रुव के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। ये प्रोसेस आनी चाहिए हमें, ध्रुव के निर्देशांक निकालने की ये क्या आनी चाहिए? प्रोसेस। कि कभी भी अगर ध्रुवी का समीकरण दे दिया जाए और ध्रुव के निर्देशांक पूछे जाएं तो इस प्रक्रिया का प्रयोग करके ध्रुव के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। जल्दी से लिख दो फटाफट से। ये ध्रुव के निर्देशांक हो गए भाई साहब। अब हेडिंग डालो, आप 2 परिभाषाएं और लिखनी है, फिर थोड़ी खत्म हो जाएगी अपन की। संयुग्मी बिंदु। हेडिंग डालो आप, संयुग्मी बिंदु, कंजुगेट पॉइंट्स। नेक्स्ट अपने को क्या हेडिंग डालनी है? संयुग्मी बिंदु, कंजुगेट पॉइंट्स।
हेडिंग डालें हम संयुग्मी बिंदु। कंजुगेट पॉइंट्स, इसमें लिखो यदि दो बिंदु कैपिटल P व कैपिटल Q, यदि दो बिंदु कैपिटल P व कैपिटल Q इस प्रकार हैं कि, यदि दो बिंदु कैपिटल P व कैपिटल Q इस प्रकार हैं कि, यदि दो बिंदु कैपिटल P व कैपिटल Q इस प्रकार हैं कि बिंदु कैपिटल P की ध्रुवी, इस प्रकार है कि बिंदु कैपिटल P की ध्रुवी बिंदु कैपिटल Q से गुजरती है, बिंदु कैपिटल P की ध्रुवी बिंदु कैपिटल Q से गुजरती है, तथा बिंदु कैपिटल Q की ध्रुवी बिंदु कैपिटल P से गुजरती है, तथा बिंदु कैपिटल Q की ध्रुवी बिंदु कैपिटल P से गुजरती है, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। क्या लिख रहा भाई ये? तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के, कहीं नो तो दे बाबू, तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। ये दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के संयुग्मी बिंदु। मतलब दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु तो क्या है P और एक बिंदु क्या है Q। मान लो P की ध्रुवी निकालें हम, किसकी ध्रुवी निकालें? P की। वो कहां से गुजरे? Q से। और Q की ध्रुवी अगर निकाले तो वो कहां से गुजरे? P से। तो दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं? संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अब लिखो संयुग्मी रेखा, इसके बाद में लिखो संयुग्मी रेखाएं, लास्ट परिभाषा है ये। संयुग्मी रेखाएं जिसको बोलेंगे हम कंजुगेट लाइंस, संयुग्मी रेखाएं इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेट लाइंस। इसमें लिखो यदि दो रेखाएं कैपिटल L1 व कैपिटल L2, ये दो रेखाएं हैं कैपिटल L1 व कैपिटल L2, यदि दो रेखाएं कैपिटल L1 व कैपिटल L2 इस प्रकार से हैं कि, इस प्रकार से हैं कि L1 का ध्रुव L2 पर है तथा L2 का ध्रुव L1 पर है। इस प्रकार से हैं कि L1 का ध्रुव L2 पर है तथा L2 का ध्रुव L1 पर है। L1 का ध्रुव तो किस पर है? L2 पर, और L2 का ध्रुव किस पर है? L1 पर। तो ये दोनों रेखाएं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की संयुग्मी रेखाएं कहलाती हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या कहलाती हैं? संयुग्मी रेखाएं कहलाती हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की संयुग्मी रेखाएं कहलाती हैं। इन दोनों रेखाओं को क्या बोलेंगे हम? एक दूसरे की संयुग्मी रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी अगली जो एक्सरसाइज है फर्स्ट सी, इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। यहां पर इन सारे सूत्रों को, दीर्घवृत्त के सारे सूत्रों का पूरी थ्योरी का अच्छे से रिवीजन करेंगे अपन आज। फर्स्ट ए से लेकर फर्स्ट सी तक जो भी थ्योरी पढ़ाई है, जो भी फॉर्मूले पढ़ाए हैं, उसका अच्छे से क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, सारे सूत्रों को याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, तब जाकर के कल की बात आपको समझ में आएगी। ठीक है ना? कल की क्लास कब लगेगी आपको मैसेज कर दिया जाएगा, दोपहर बाद लगेगी या फिर छुट्टी भी रह सकती है। ठीक है ना? थैंक यू।